कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत है। इस पुस्तक का पाठ 12 है। शीर्षक पादप में जनन। पृष्ठ 141 से 151 तक। तो आइए अब सुनते हैं पाठ 12। शीर्षक पादप में जनन। पृष्ठ 141। पाठ 12 है। पादप में जनन। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। कक्षा 6 के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। 12.1 जनन की विधियां। कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने वसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते पाया होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन 2 प्रकार से होता है। 1 अलैंगिक जनन और 2 लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। पहेली ये समझती थी कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू और गुलाब के बीज नहीं देखे थे। वो जानना चाहती है कि ये पादप जनन कैसे करते हैं। कायिक प्रवर्धन। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली यानी मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्रियाकलाप 12.1 गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए। पर्व संधि तने या शाखा का वो भाग है जहां से पत्ती निकलती है, जैसा कि चित्र 12.1 में बताया गया है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को समझिए। नोट कीजिए कि जड़ या मूल के निकलने और नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे। इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। पृष्ठ 142। पृष्ठ 142 में चित्र 12.1 में किसी गुलाब के तने की कलम से जनन को बताया गया है। यहां पर्व संधि और अक्ष से जुड़ी कलिका को दिया गया है। आपने पुष्पकलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्पकलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष
यानी पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं यानी मुकुल होती हैं। ये कलिकाएं प्ररोहों यानी अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं, जैसा कि चित्र 12.2 में दिया गया है। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। यहाँ पृष्ठ 142 पर चित्र 12.2 दिया गया है। इस चित्र में आलू की आंख से अंकुरित होता पादप दिया गया है। क्रियाकलाप 12.2 एक ताजा आलू लीजिए। आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े क्षत चिन्हों पर ध्यान दीजिए। आपको इनमें कलिका या कलिकाएं मालूम पड़ सकती हैं। क्षत चिन्ह को आंख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिनमें से प्रत्येक में एक आंख अवश्य हो और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़ों को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़ों को खोदकर निकाल लीजिए। आप इसमें क्या पाते हैं? इसी प्रकार आप अदरक अथवा हल्दी भी उगा सकते हैं, जैसा कि चित्र 12.3 में दिया गया है। यहां पृष्ठ 142 पर चित्र 12.3 दिया गया है। इसमें अदरक का एक टुकड़ा जिसमें से नए पादप अंकुरित हो रहे हैं दिया गया है। ब्रायोफिलम यानी पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं, जैसा कि चित्र 12.4 में दिया गया है। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल यानी नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें यानी मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया या डहेलिया। पृष्ठ 143। पृष्ठ 143 पर चित्र 12.4 दिया गया है। इसमें ब्रायोफिल्म की पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएं होती हैं दिया गया है। यहां ब्रायोफिल्म की पत्ती पर नए पादप चिन्हित किए गए हैं। कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग या विलग्न हो जाते हैं नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। बूझो जानना चाहता है कि क्या कायिक प्रवर्धन का कोई लाभ है? कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता यानी जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। मुकुलन। आपने पहले यीस्ट के बारे में पढ़ा है, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। याद रखिए कि यीस्ट एक एकल कोशिका यानी एक कोशिक जीव है। आइए हम जानते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। क्रियाकलाप 12.3 शिक्षक या शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित किए जाने के लिए बेकरी से यीस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से यीस्ट पाउडर खरीद लें। चुटकी भर यीस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की 1 बूंद कांच की स्लाइड यानी पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में जांचें। आपको क्या मालूम होता है? आप नई यीस्ट कोशिकाओं को पाएंगे, जैसा कि चित्र 12.5 में दिया गया है। यहाँ
पृष्ठ 143 पर चित्र 12.5 दिया गया है। इसमें यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन को बताया गया है। इस प्रक्रिया के 4 चरण दिए गए हैं। पहला चरण है यीस्ट कोशिका, दूसरा विकसित होता हुआ मुकुल, तीसरा नवीन मुकुल और चौथा मुकुल श्रृंखला। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिकाएं बनाती है। कभी-कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि ये प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। खंडन। आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंकी गुच्छे यानी फिसलनदार तैरते हुए महसूस किए होंगे। ये शैवाल हैं। पृष्ठ 144। ये शैवाल हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं, जैसा कि चित्र 12.6 में दिया गया है। ये प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। यहाँ पृष्ठ 144 पर चित्र 12.6 दिया गया है। इसमें स्पाइरोगाइरा यानी एक शैवाल में खंडन का चित्र दिया गया है। बीजाणु निर्माण। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणु से कवक उग जाते हैं। क्रियाकलाप 1.2 को दोहराइए। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को महसूस कीजिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं, इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। पृष्ठ 144 पर चित्र 12.7 दिया गया है। इसमें कवक में बीजाणु द्वारा जनन बताया गया है। यहां कवक जाल, बीजाणु धानी और बीजाणु चिन्हित किए गए हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मॉस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, जैसा कि चित्र 12.8 में बताया गया है। पृष्ठ 144 पर चित्र 12.8 दिया गया है। इसमें फर्न में बीजाणु द्वारा जनन बताया गया है। फर्न के चित्र पर बीजाणुधानी पुंज यानी बीजाणु उत्पन्न करने वाले क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। 12.2 लैंगिक जनन। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग हैं, जैसा कि चित्र 12.9 में दिया गया है। क्रियाकलाप 12.4 सरसों, गुड़हल या पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और इसके जनन अंगों को पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं, वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं।
मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। पृष्ठ 145। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? जैसा कि चित्र 12.9 भाग ए में दिया गया है, परागकोश में पराग कण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। जैसा कि चित्र 12.9 भाग बी में बताया गया है, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। यहां पृष्ठ 145 पर 2 चित्र दिए गए हैं। ये दोनों चित्र 12.9 के भाग हैं। पहले भाग में पुंकेसर दिया गया है, जिसमें परागकोश और पुतंतु चिन्हित हैं। दूसरे भाग में स्त्री केसर दिया गया है, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका, बीजांड और अंडाशय चिन्हित हैं। बूझो जानना चाहता है कि परागकण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंचता है। परागण। सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं, अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। जैसा कि चित्र 12.10 के भाग ए में दिया गया है। बूझो जानना चाहता है कि पुष्प सामान्यतः इतने रंग बिरंगे और सुगंध युक्त क्यों होते हैं? क्या ऐसा कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है? पृष्ठ 145 पर चित्र 12.10 दिया गया है। इसमें पुष्प में परागण बताया गया है। पहले भाग में स्वपरागण और दूसरे भाग में परपरागण बताया गया है। यहां वर्तिकाग्र, परागकण, परागकोश और वर्तिकाग्र चिन्हित किए गए हैं। पृष्ठ 146। जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। जैसा कि चित्र 12.10 के भाग ए और भाग बी में आपने सुना। निषेचन। निषेचन। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन यानी संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। जैसा कि चित्र 12.11 में दिया गया है, युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। यहां पृष्ठ 146 पर चित्र 12.11 दिया गया है। ये निषेचन यानी युग्मनज निर्माण का एक चित्र है। इसमें 2 भाग हैं। पहले में अंड कोशिका और अंकुरित होता परागकण चिन्हित किए गए हैं, जबकि दूसरे भाग में पराग नलिका और युग्मनज निर्माण बताए गए हैं। 12.3 फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं।
बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं, जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं, जैसे बादाम और अखरोट आदि। जैसा कि चित्र 12.12 के भाग ए और बी में दिया गया है। यहाँ पृष्ठ 146 पर चित्र 12.12 भाग ए और भाग बी दिया गया है। भाग ए में सेब का एक भाग दिया गया है और भाग बी में बादाम को दिया गया है। 12.4 बीज प्रकीर्णन। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज मालूम हुए होंगे। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग आएं। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवोद्भिदों यानी नए उगे पौधों के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। पृष्ठ 147। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। पृष्ठ 147 पर चित्र 12.13 में 2 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है सहीजन यानी ड्रमस्टिक का और दूसरा है द्विफल यानी मैपल के बीज का। इसमें बीज और पंखों को चिन्हित किया गया है। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहीजन या ड्रमस्टिक तथा द्विफल यानी मैपल जैसे पादप के पंखयुक्त बीज, जैसा कि चित्र 12.13 के भाग ए और बी में बताया गया है, घासों के हल्के बीज अथवा आक यानी मदार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। जैसा कि चित्र 12.14 के ए और बी भाग में बताया गया है। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में प्लवन करते हुए यानी तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। उदाहरण के लिए नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंटकी यानी कांटेदार बीज, जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक जाए जाते हैं। इनके उदाहरण यूरेना एवं ज़ैंथियम हैं, जैसा कि चित्र 12.15 में बताया गया है। यहां पृष्ठ 147 पर 12.14 चित्र दिया गया है। इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में सूरजमुखी के रोम युक्त फल और दूसरे भाग में यानी भाग बी में मदार यानी आक के रोम युक्त बीज बताए गए हैं। पृष्ठ 147 पर चित्र 12.15 में ज़ैंथियम दिया गया है। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बॉल्सम के पादप में ऐसा ही होता है। पृष्ठ 148 प्रमुख शब्द अलैंगिक जनन, मुकुलन, भ्रूण, प्रकीर्णन, निषेचन,
खंडन, युग्मक, बीजांड, परागण, लैंगिक जनन, बीजाणु, बीजाणुधानी, परागकोश, कायिक प्रवर्धन, युग्मनज, परागकण, स्त्री केसर। पुंकेसर। आपने क्या सीखा? सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। पादप में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। पुष्प पादप का जनन अंग है। एक लिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। नर युग्मक परागकणों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परपरागण में परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। पृष्ठ 149। फल एक परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। बीज प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने और दूसरा सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने और तीसरा नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। अभ्यास। पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम रिक्त स्थान कहलाता है। ख, ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है रिक्त स्थान पुष्प कहते हैं। ग, पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम रिक्त स्थान कहलाता है। घ, नर और मादा युग्मकों का युग्मन रिक्त स्थान कहलाता है। च, बीज प्रकीर्णन रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के द्वारा होता है। 2, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। 3, पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। 4, अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। 5, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। 6, स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर बताइए। 7, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। 8, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। पृष्ठ 150। 9, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए जीवों से मिलान कीजिए। कॉलम ए में दिए गए शब्द हैं क, कली या मुकुल, ख, आंख, ग, खंडन, घ, पंख, च, बीजाणु। कॉलम बी में दिए गए जीव हैं 1, मैपल, 2, स्पाइरोगायरा, 3, यीस्ट, 4, डबल रोटी की फफूंद, 5, आलू, 6, गुलाब। 10, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क,
पादप का जनन भाग होता है उसका 1. पत्ती या पर्ण, 2. तना, 3. मूल, 4. पुष्प। ख. नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है 1. निषेचन, 2. परागण, 3. जनन, 4. बीज निर्माण, ग. परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है 1. बीज में, 2. पुंकेसर में, 3. स्त्री केसर में, 4. फल में, घ. बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है 1. गुलाब, 2. डबल रोटी का फफूंद, 3. आलू। 4. अदरक। पृष्ठ 151। च. ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वो है 1. तना, 2. पत्ती, 3. मूल, 4. पुष्प। विस्तारित अधिगम, क्रियाकलाप और परियोजना कार्य। 1. विभिन्न प्रकार के कैक्टसों के टुकड़े की सहायता से अपना निजी कैक्टस संग्रह बनाइए। आप विभिन्न किस्मों के कैक्टसों को किसी चपटे पात्र में साथ साथ अथवा पृथक पात्रों में उगा सकते हैं। 2. बाजार से जितने प्रकार के स्थानीय फल उपलब्ध हों उन्हें एकत्रित कीजिए। यदि विविध किस्म के फल उपलब्ध ना हों तो आप टमाटर, खीरा, ककड़ी आदि ले लीजिए। ये भी फल हैं, लेकिन हम इनका उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। विभिन्न फलों के चित्र बनाइए। प्रत्येक किस्म के एक फल को काटकर उसके अंदर के बीजों को जांचिए। फलों और उनके बीजों के विशेष लक्षण यानी गुण जानने का प्रयास कीजिए। जानकारी पुस्तकालय से भी प्राप्त की जा सकती है। यदि संभव हो तो यहां दी गई वेबसाइट से इस बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। www.saps.plants.ca.cam.ac.uk/fscfruit/dispersal.pdf। 3. 10 किस्म के फलदार पादपों या वृक्षों के नाम लिखिए। याद रखिए कि अनेक फलों का उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है। अपने अध्यापक, माता पिता और यदि सुविधा हो तो किसी फल उत्पादक, किसान अथवा कृषि विशेषज्ञ से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि आपकी सूची में सम्मिलित पादप के बीज का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है। प्राप्त जानकारी को सारणी में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ इस जानकारी को सारणी में व्यवस्थित करने के लिए एक सारणी दी गई है जो कि पृष्ठ 151 पर है। इस सारणी को 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। वो भाग हैं क्रम संख्या, फलदार पादप का नाम, कारक जिसके द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है और आखिरी बीज अथवा उसका भाग जो प्रकीर्णन में सहायक होता है। ये सूची आपको भरनी है। 4. मान लीजिए किसी संवर्धन या कल्चर डिश में कोई ऐसा जीव है जो प्रत्येक घंटे के बाद अलैंगिक जनन के प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या दोगुनी कर लेता है। यदि प्रारंभ में संवर्धन डिश में उस जीव का केवल एक सदस्य हो तो 10 घंटे बाद डिश में उस प्रकार के जीवों के सदस्यों की संख्या कितनी होगी? किसी एक जनक से उत्पन्न होने वाली जीवों की ऐसी कॉलोनी या समूहन क्लोन कहलाती है। इसी के साथ 18 पाठों की इस पुस्तक का पाठ 12 शीर्षक पादप में जनन यहाँ समाप्त हुआ।